तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास जो होने वाली है यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉप सीडीपी के प्रश्न रखे गए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हर एक प्रश्न बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और साथ ही शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है कि बालकों को सिखाने वाली जो शिक्षा होती है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या अर्थ होता है। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। नैतिक का मतलब होता है क्या गलत है, ठीक है, क्या गलत है और क्या सही है, इसका ज्ञान देना। और दूसरा हमारा कह रहा है कि बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण, अनुकरण मतलब होता है दोहराना, ठीक है, दोहराने की बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बताना है। तो बच्चों को अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, मतलब बालकों को एक साथ लेकर चलना। क्या बालक सीखना चाहता है, क्या नहीं सीखना चाहता, उसके अनुरूप उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ ही जाएगा, राइट आंसर होगा हमारा तीसरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। दूसरा प्रश्न बहुत ही बेहतर है। कह रहा है हमारा ये कि जटिल परिस्थितियों को संवादित या संसाधित करने में शिक्षक छात्रों को सहायता कर सकता है, किस अनुसार। तो पहला हमारा कह रहा है कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर। देखिए, प्रतियोगिता को अगर बढ़ावा देंगे तो बालक उब जाएगा, ठीक है, उसमें द्वंद्व की भावना होगी। पुरस्कार देना गलत है, नेगेटिव पॉइंट है, तो ये हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है कोई भी सहायता ना देकर बच्चों को अपने आप निर्वाह नहीं, जब तक बालक को आप मार्गदर्शन नहीं करेंगे बालक सीख नहीं सकता, इस अनुसार ये भी हमारा गलत है। दूसरा करा है कि उस पर एक भाषण देकर, भाषण नहीं देना है, बालक को क्रियान्वित करना है, यानी क्या करना है, तर्कशील बनाना है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख कर देना। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। तीसरा ये कह रहा है हमारा, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उसके सीखने का वक्र कैसा होता है, मतलब सीखने की गति कैसी होती है। तो पहला कह रहा है कि बेहतर होता है, दूसरा कह रहा है कि स्थिर होता है, तीसरा कह रहा है कि अवनत, यहाँ पे करा अवनत होता है, और तीसरा करा, चौथा करा कि समान होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में, समूह का मतलब होता है छोटे छोटे खंडों में बालकों को बांट कर किसी कार्य को देना। कोई कार्य है सभी बालकों को एक एक करके सभी बालकों को देना कि ये सब आपको करना है, और समूह पर उस पर चर्चा करना है। अवसर देना, अवसर का मतलब है सभी बालकों को समान रूप से अवसर देना कि इस पे विचार दो अपना। कोई है, कोई आप वाक्य बोल दिया और उस पर बोल दिए बालकों को कि आपको इस पर अपना अपना मत देना है, तो बालक अपना अपने तरीके से अपना अपना मत देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा कि बेहतर होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा एकदम बेहतर ही होगा। स्थिर रुकेगा नहीं, अनवरत नहीं होगा, समान नहीं होगा, सभी बालकों का जो अपना अपना तर्क होता है अलग अलग होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है, किसका, एड़ी की चोटी से। ये तो ऑप्शन आपका गलत हो, ख्याल कर लीजिएगा। करा अवस्थित होता है, रुका हुआ नहीं होता, व्यवस्थित अवस्थित नहीं होता, प्रत्याशित होता है, यानी एक से दूसरे में नहीं जाता, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। सही है, राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। कह रहा है कि विकास, विकास का मतलब होता है एक आगे बढ़ने के लिए एक गति, यानी विकास दो तरीके से होता है, एक शारीरिक होता है और एक मानसिक होता है। तो शारीरिक बाहरी होता है और मानसिक आंतरिक होता है। तो यहाँ पे कह रहा है विकास के निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो पहला कह रहा है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। यहाँ पे देखिए क्या कहा है हमारा कि जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त भी हो जाता है, तो नहीं, ये गलत है। यहाँ पे दूसरा कहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो बालक जिस प्रकार से जिस समाज में रहेगा, जिस परिस्थिति में रहेगा, उस अनुसार ढलने का प्रयास करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ। विकास एकल आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है। विकास पृथक होता है, नहीं, पृथक नहीं होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। छठा देखिए हमारा ये कह रहा है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता भिन्नता
क्यों होती है, यानी करा है कि दो व्यक्ति है और उनमें दोनों में भिन्नता क्यों होती है। तो पहला करा वातावरण का प्रभाव होता है, दूसरा करा कि जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है, तीसरा करा वंशानुकरण और वातावरण की अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। और यहाँ पे देखिए हमारा क्या करा चौथा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों में भिन्नता भिन्नता और समुच्चय से प्राप्त होता है, तो नहीं, ये समुच्चय से नहीं होता है। ठीक है, ये जो होगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना, और माता पिता का गुण जो होता है माता पिता के माता पिता से आता है। और बालक में अगर 23 गुण आते हैं माता से, तो माता के माता पिता से यानी उसके नाना नानी से आएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जल्द ही आप लोगों को टैग वर्ड भी चला दिए जाएंगे, पहले ही एग्जाम से पहले ही आप लोगों का टैग वर्ड चलेगा। तो 7वां हमारा कह रहा है कि बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका कैसा होता है। कम महत्वपूर्ण होती है, नहीं, कम महत्वपूर्ण नहीं होती, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, याद रखिएगा। दूसरा कह रहा है रोमांचकारी होता है, नहीं, आनंदकारी नहीं होता, मुख्य होती है। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, मुख्य होती है। ठीक है, राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न देखिए कह रहा है हमारा कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्ति होगा, यानी किस तरह की प्रवृत्ति होगी। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाएं की, दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत मूल्य की, तीसरा कह रहा है कि पारिवारिक अपेक्षाएं की, और चौथा कह रहा है कि अंतर्निहित यहाँ पे संभावित दंड की होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का किसके साथ जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे कहा है कोहल वर्ग की नैतिक विकास से संबंधित है। याद रखिएगा निर्णय लेने के समय व्यक्ति के निम्नलिखित विकास की प्रवृत्ति होगी, तो अंतर्निहित संभावित दंड, क्योंकि नैतिक में जो आता है आपके क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं होगी, व्यक्तिगत मूल्य नहीं होगी, पर यहाँ पे कह रहा है पारिवारिक इच्छाएं नहीं होगी। यहाँ पे एक व्यक्ति पे लागू होता है और समाज पे लागू होता है सरकार के द्वारा, या फिर किसी भी परिस्थिति में आपको ऐसा सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे अंतर्निहित और संभावित दंड, अगर आप गलती करेंगे तो आपको ही सजा मिलेगी। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न बेहतर है। 9वां प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि शिक्षार्थियों को अधिगम कर, यानी शिक्षार्थी जो अधिगम करता है, शिक्षार्थियों को ही अधिगम करता बोला है यहाँ पे। व्यक्तित्व भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए। पहला कह रहा है कि निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए, बेहतर है। अगला देख लेते हैं। दूसरा करा कि कर्ण विधि एल्गोरिदम यानी मैथ का प्रयोग करने की बात कर रहा है, अधिकतर प्रयोग करें, नहीं। तीसरा करा कि याद करने की बात कहा है या रटने की बात कर रहा है, तो ये तो गलत है आपका है। और चौथा करा विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। देखिए सबसे अच्छा है विविध प्रकार की, याद रखिएगा विभिन्न प्रकार की जो प्रवृत्तियां होती हैं, ये भी जो परिस्थितियां होती हैं उसमें ढालना। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। 10वां प्रश्न ये करा है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। नहीं की बात किया है, तो पहला करा है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। 10वां करा है कि विकास के सभी नहीं, कोई ऐसा होता है जो निगेटिव होता है। सभी विकास परिपक्व एवं अनुभव अंत क्रिया द्वारा परिमाणित होता है, ये भी आपका गलत है, याद रखिएगा। और यहाँ पे कह रहा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 10वां देखिए कह रहा है कि कौन सा सही है। तो सॉरी यहाँ पे निगेटिव पूछा है ना, एक मिनट, निगेटिव पूछा है, तो यहाँ पे सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, सही है। सभी विकास परिपक्व एवं अनुभव के अंत क्रिया से होते हैं, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा सभी विकास एक क्रम में पाए जाते हैं, ये भी गलत आपका है, सही है लेकिन गलत है, लेकिन पूछा है नहीं है। तो राइट आंसर जो जाएगा सभी विकास क्या है, अधिगम के एक समान गति से नहीं बहुआयाम गति से चलते हैं, यानी हमेशा सभी बालकों में कोई अगर दो बालक है तो उसमें भिन्नता जरूर होगी। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे आया तीसरा एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न देखिए हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो पहला हमारा कह रहा है कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। दूसरा कह रहा है हमारा आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि आकलन शिक्षक द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कराना चाहिए। चौथा कह रहा है आकलन सत्र की समाप्ति पर होना चाहिए। तो राइट आंसर 11वें का किसके साथ जाएगा, तो 11वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो सब्जेक्ट खत्म हो गया तुरंत आप उसका आकलन कर लीजिए कि किसने बालक ने कितना सीखा, या फिर जो कमी रह गई है उसको फिर से कराने की। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। पहला कह रहा है कि अभिसारी चिंतन, दूसरा कह रहा है कि संवेगित चिंतन, तीसरा कह रहा है कि हमवादी, और यहाँ पे चौथा कह रहा है अपसारी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही होगा, सृजनात्मकता की बात किया है, याद रखिएगा।
अभिसारी का मतलब होता है कोई एक प्रश्न पूछना, ठीक है, उसका उत्तर भी एक ही आना। 4 बालक हैं, चारों से पूछना, चारों का उत्तर एक ही, अभिसारी है। याद रखिएगा, अभिसारी चिंतन हो गया। यानी किसी भी तरीके से एक ही उत्तर आना, बधे बधाए। और यहाँ पे सृजनात्मकता की बात किया है तो अपसारी का मतलब होता है फैलाव, ठीक है। अगर हमने पूछ दिया कि आप अगर प्रधानमंत्री होते हैं तो आप क्या करते हैं, 10 बालकों से पूछेंगे तो 10 बालक का क्या होगा, चिंतन अलग अलग होगा। याद रखिएगा, 10 बालकों का क्या होगा, मत अलग अलग होगा। इसलिए राइट आंसर सृजनात्मकता के साथ जाएगा चौथा ऑप्शन। समवेगिक नहीं होगा। समवेग मतलब होता है भेजना, अपने किसी भी बातों को दूसरे के समक्ष रखना या किसी तीसरे माध्यम से आपको तरफ पहुंचाना, ये होता है। अहमवादी का मतलब होता है खुद का। तो राइट आंसर यहाँ पे सृजनात्मकता की बात किया है तो अपसारी चिंतन के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न ये कह रहा है बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं। तो पहला कह रहा है कि बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षण पुरस्कार निर्धारित होती है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। पुरस्कार से जहां भी हो नेगेटिव होगा। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग, नहीं ये गलत है। पशुओं और मनुष्यों में तुलना नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। पशु तो पशु ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा करा कि बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नहीं, ये भी आपका गलत है। उन्हें संभाला जा सकता है, ठीक है, समझाया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन इसलिए हमारा सही होगा क्योंकि तीनों गलत है, तो चौथा सही होगा। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। ये कह रहा है कि बच्चों के त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। दूसरा कह रहा है बच्चे त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य रूप से त्रुटियों करने पर दंड न देते हैं। तीसरा कह रहा है कि बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के यहाँ पे कह रहा है कि महत्वहीन है और बच्चे और चाहिए उन्हें कि काट काट दें और उन्हें अधिक ध्यान ना दें। तो ये गलत है। और कह रहा है यहाँ पे असावधानी के कारण बच्चों बच्चे तो क्या करते हैं। तो ये पे कला है असावधानी के कारण बच्चे गलतियां करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 14वां का किसके साथ जाएगा। अगर बात की बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। नहीं की बात किया है तो कह रहा है कि उच्च आत्म क्षमता वाले, निम्न औसतम मानसिक प्रक्रिया वाले, अंतर्दृष्टि समस्याओं का समाधान करने वाले, और कह रहा है कि उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया वाले। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 15वें का। अगर 15वें का बात किया जाए राइट आंसर होगा दूसरे निम्न औसत प्रक्रिया मानसिक प्रक्रिया वाले। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। तो आज की पीडीएफ आप लोगों को जल्द ही टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो नीचे उत्तर दिए गए हैं, तो जल्द ही आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी और अगली क्लास कैसे बनाई जाए तो वो भी बता दीजिएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा जाते जाते। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।